अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि आने वाला वीडियो कौन सी सब्जेक्ट पर मैं बनाऊं, I2 प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन या LDOs या चार्जिंग सेक्शन। तो बहुत सारे दोस्तों ने मिलकर कहा कि सर जी चार्जिंग का सेक्शन सही रहेगा, तो मैंने चार्जिंग का सेक्शन ही सिलेक्ट कर दिया। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, जब भी टेक्नोलॉजी ने कदम रखा है वक्त के साथ साथ अपग्रेड होता जा रहा है और साथ साथ हम भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चार्जिंग का ब्लॉक डायग्राम मैंने दिया है ये सिर्फ एक फ़ोन का नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के फ़ोन चेक करके मैंने बनाया है। कल मैंने एक ग्रुप में पोस्ट लगाई थी, तो ये वाला डायग्राम मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था, तो बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी किया था कि सर ये कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर USB वाली लाइन कहाँ पर है, DP और DM का जिक्र भी नहीं है, DC to DC IC आपने कहाँ पे लगाया है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कम से कम 6-7 किस्म के डायग्राम है चार्जिंग का। एक दिन में तो हम सब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सबसे पहले हम बेसिक पे काम करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। जैसा जैसा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ है और चार्जिंग का सेक्शन भी इसके साथ अपग्रेड हुआ है, तो साथ साथ हम भी कवर करेंगे। जैसा कि सैमसंग का अलग चार्जिंग सेक्शन होता है, क्वालकॉम का अलग और MTK का अलग। इसी तरह न्यू मॉडल में जो फर्स्ट चार्जिंग ऐड किया है इनका अलग। कहने का मतलब ये है कि जो भी डायग्राम मैंने दिया है ये इसका बुनियाद है, इसको सही तरीके से समझो। आगे के जो डायग्राम आ रहे हैं, खासकर चार्जिंग के सेक्शन, आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं। डेली जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं और पिन लगाते हैं तो ये किस तरह चार्ज होता है। एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल का चार्जर है। अब इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ AC 220 वोल्ट। ये तो आप लोगों को भी पता है कि एक चार्जर AC 220 वोल्ट से DC 5 वोल्ट कन्वर्ट करता है। और ये वाला पिन मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। लो जी, चार्जिंग भी स्टार्ट हो गई। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट DC करंट दिया है, जिसको हम V-बस या V-चार्ज कह सकते हैं। डायग्राम के अंदर जहाँ पर भी सर्च करो, जहाँ पर V-बस या V-चार्ज लिखा हो, तो आप लोगों ने समझना है कि ये चार्जिंग का लेन है। डायग्राम के अंदर ओनली हम V-बस या V-चार्ज को सर्च करके हम फाइंड कर सकते हैं। मोबाइल चार्जिंग का जो पिन होता है ये इनका अंदर का स्ट्रक्चर है। ये वाला लाइन प्लस और नीचे वाला ग्राउंड। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, इस तरह अगर कोई सिंबल हो तो आप लोगों ने समझना है कि ये ग्राउंड का सिंबल है। डायग्राम के अंदर आप लोगों को ग्राउंड इस तरह मिलेगा, वहाँ पर ग्राउंड का लेन नहीं दिया जाता। जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स ग्राउंड होते हैं, इन पार्ट्स को ग्राउंड का सिंबल लगा के शो कर दिया जाता है। उससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला पार्ट्स ग्राउंड ही है, क्योंकि इसके साथ ग्राउंड वाला सिंबल अटैच है। अब अगर किसी स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली वीडियो तफसीलन देखी है तो इस डायग्राम के अंदर इसको कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इस डायग्राम के अंदर जो भी कंपोनेंट्स यूज हुए हैं इनके ऊपर मैंने तफसीलन एक एक कंपोनेंट पर वीडियो बनाई है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक चार्जिंग सॉकेट से जो हमारी लाइन निकलेगी वो DC 5 वोल्ट की होगी, और वो 5 वोल्ट DC करंट जो हमारा होगा वो सबसे पहले कहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट DC करंट दिया हुआ है जो हमारा आगे चल रहा है, और ये वाला पार्ट्स हमने कर दिया ग्राउंड यानी कि माइनस। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट्स आएगा वो होगा फ्यूज। फ्यूज का मतलब होता है फ्यूजिबल रेजिस्टर। तो फ्यूज यहाँ पे क्या काम करता है, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि फ्यूज जो है वो हमारी सर्किट को
बचाने के लिए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्यूज सर्किट बचाने के साथ साथ एक चार्जर को भी बचाता है। हमारा सर्किट जब भी शॉर्ट होता है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पर खर्च होते हैं, और चार्जर के अंदर जितना भी कैपेसिटी होता है वो इस्तेमाल करता है। चार्जर भी गर्म हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फंडा यही है, जहाँ पर भी शॉर्ट रास्ता मिल जाता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वो यूज़ करता है। तो इस कंडीशन में या तो फ्यूज़ ओपन हो जाता है या अपनी वैल्यू को हाई करके सर्किट और चार्जर दोनों को बचाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था जितना हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस वोल्टेज इतना कम। यही काम करता है एक फ्यूजिबल रेजिस्टर। यानी कि सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट लगा हुआ है वो है फ्यूज। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट लगा हुआ है वो है इंडक्टर कॉइल, यानी इसको हम लाइन फिल्टर भी कह सकते हैं। इंडक्टर कॉइल मोबाइल सर्किट के अंदर दो किस्म के होते हैं, यानी कि एक लाइन फिल्टर और दूसरा बूस्ट या बक कॉइल। इंडक्टर कॉइल का काम हमने देखा था कॉइल के सब्जेक्ट में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडक्टर एक लाइन फिल्टर का काम करता है, यानी कि वोल्टेज को फिल्टर करना एक इंडक्टर का काम है। तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है जीनर डायोड। जीनर डायोड भी हमने पढ़ा था, ये रिवर्स बायस पे काम करता है। हमेशा इसका कैथोड वाला साइड लेन के साथ अटैच होगा। अगर इस लाइन में 5 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट आता है, मतलब ओवर वोल्टेज, तो 5 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट एक जीनर डायोड ग्राउंड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो जीनर डायोड लगा हुआ है वो 5 वोल्ट ही है। चौथा जो हमारा कंपोनेंट है वो है कैपेसिटर। यहाँ पर कैपेसिटर क्या काम करता है? डीसी वोल्ट को ब्लॉक करके एसी करंट को पास करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से डीसी वोल्ट को स्टोर करके आगे लोड तक सही तरीके से प्रोवाइड करता है, और एसी करंट को पास करके मतलब ग्राउंड करके खत्म करता है। यही काम है एक कैपेसिटर का। दोस्तों, जो काम कैपेसिटर पैरेलल में करता है वही काम एक लाइन इंडक्टर सीरीज में करता है। इन चार कंपोनेंट का काम है OVP, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। आगे ये चार कंपोनेंट आपको आईसी के रूप में मिलेगा। इसी तरह ओपन बिल्कुल भी नहीं। OVP कंपोनेंट्स के बाद एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है PNP, यानी कि ये वाली ट्रांजिस्टर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक हमने बेस को ऑपरेट नहीं किया है तब तक ये काम नहीं करता। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सपोज करो कि एमीटर पर 5 वोल्ट करंट बिल्कुल रेडी वेट कर रहा है। अगर यहाँ से हम मीटर से चेक करें तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट करंट मिलेगा। एमीटर से कलेक्टर तक अगर हमें वोल्ट चाहिए तो हमें बेस को ऑपरेट करना पड़ेगा। बेस को ऑपरेट करने के लिए नीचे हमने एक मॉसफेट लगाई है। ये मॉसफेट एन चैनल है। हमने पढ़ा भी था कि एन चैनल मॉसफेट पॉजिटिव वोल्टेज से ऑपरेट होगा, और आप लोगों को पता है कि ट्रांजिस्टर बेस से ऑपरेट होगा और मॉसफेट गेट से। यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर G मैंने दिया है, इसका ये मतलब कि ये वाला टर्मिनल गेट है, और जहाँ पर D और S लिखा है इसका ये मतलब कि ये ड्रेन और सोर्स है। अब हम मॉसफेट को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1K से लेकर 10K तक ही होगा। इसके साथ लिखना भूल गया हूँ, यहाँ से एक लेन दिया है मैंने गेट को, और यही लेन सीधा गया है एक कैपेसिटर को टच करके PMIC यानी चार्ज LDO। इसको हम चार्ज LDO भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो लेन जाता है इसको अगर हम मीटर से चेक करें तो 2.8 वोल्ट ही होगा। ये वोल्टेज हमारी चार्जिंग के वोल्टेज होते हैं, यानी कि पावर आईसी के अंदर जो चार्जिंग का सेक्शन होता है चार्ज LDO, ये इनके लिए ही होता है। इसके बाद जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं और यहाँ से 5 वोल्ट देते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ पर इस तरह आइकन बन जाती है और बंदे को पता चल जाता है कि मेरा मोबाइल चार्जर के साथ कनेक्ट है। इसको हम ट्रिगर कहते हैं, यानी कि VCDT डायग्राम के अंदर कुछ इस तरह लिखा होगा। इसके ज़्यादा से ज़्यादा 1.2
और कम से कम 0.5 वोल्ट ही होगा, तब पावर आईसी को पता चल जाता है कि चार्ज लगा हुआ है और ये लाइन हमारी डिवाइडर सर्किट से आता है। दोस्तों, डिवाइडर सर्किट का फार्मूला मैंने आप लोगों को रेजिस्टर की सब्जेक्ट में बताया था कि दो रेजिस्टेंस के दरमियान में जो वोल्टेज निकलेगा इसको हम डिवाइडर सर्किट कहते हैं। अगर किसी ने देखा नहीं है तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। खैर, वापस आते हैं तो 0.5 वोल्ट यानी VCDT के वोल्टेज पावर आईसी को मिलती ही पावर आईसी को पता चल जाता है कि चार्जर लग चुका है। अगर ये वोल्टेज बंद हो जाती है तो पावर आईसी समझता है कि चार्जर निकल चुका है। दोस्तों, डिवाइडर सर्किट के जो दो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, अगर इसके अंदर कोई चेंजेस आती है या एक रेजिस्टर कभी कभी बंदा शील्ड उतारता है तो गलती से कभी कभी रेजिस्टर रिमूव हो जाती है, तो इस कंडीशन में ये वाली वोल्टेज अप डाउन हो जाती है और हमारा VCDT का वैल्यू खराब हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमारा चार्ज काम नहीं करेगा या कोई एरर देगा। एरर अलग अलग किस्म के होते हैं, वो अंदर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर फिक्स होते हैं, यानी कि ओवर वोल्टेज या 0.5 वोल्ट से अगर कम वोल्ट हो तो हमारा पावर आईसी ट्रिगर नहीं लेगा। कौन सा एरर शो करता है वो हमारे सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। खैर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं। इसके बाद ट्रांजिस्टर और मॉसफेट की बाइसिंग होती है। कैसे होती है वो अब हम जान लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, मतलब 0%, 2%, 100% तक, यानी कि आप लोग देख रहे हैं एमीटर के साइड पर हमें 5 वोल्ट ही मिलेगा और जब हम बेस को ऑपरेट करते हैं तो कलेक्टर पर हमें 4.2 वोल्ट मिलेगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक डायोड से जो भी वोल्ट आउट होता है तो डायोड एक ड्रॉप देता है 0.7 वोल्ट का। इसी वजह से कलेक्टर पर हमें 4.2 वोल्ट मिलेगा। इसके लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। दोस्तों, ये मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने जीरो से काम स्टार्ट किया है। अगर हम यहाँ पर एडवांस लेवल चार्जिंग सेक्शन को टच करते हैं तो कुछ इस तरह स्टूडेंट्स भी हैं जिनको कोई पता नहीं चलता। इसी वजह से ये वाला डायग्राम बेसिक लेवल पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इंशाल्लाह आगे का जो डायग्राम आ रहा है इनमें फिर आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। इस डायग्राम के अंदर थोड़ा बहुत वोल्टेज कम या ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को आसान से आसान एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को सही तरीके से समझाऊं। आगे जब हम स्कीमेटिक डायग्राम के साथ चलते हैं तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो नॉलेज दूंगा कि करंट वोल्टेज आप लोग आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इतना समझाऊंगा कि आप हर लेन के अंदर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इतनी वोल्ट बननी चाहिए, यहाँ पर इतनी। क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियो से सीख रहे हैं और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि कोई तो है जो मेरे वजह से इसको फ़ायदा हो रहा है। चलो बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने PNP ट्रांजिस्टर लिया है, यानी कि एक साइड पर एमीटर जहाँ पर हमारा 5 वोल्ट DC करंट इन होगा, दूसरी तरफ कलेक्टर जहाँ पर हमारा लोड बैटरी की तरफ आउट होगा, और नीचे आप देख रहे हैं ये है बेस, यानी कि बेस को हमने ऑपरेट करना है। बेस को ऑपरेट करने के बाद एमीटर और कलेक्टर तक करंट बहना शुरू होगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले भी बताया था कि एक डायोड पे जब भी आउटपुट हमें मिलेगा तो डायोड 0.7 वोल्ट का ड्रॉप लेता है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांजिस्टर के अंदर भी 2 डायोड होते हैं, यानी कि कलेक्टर पर जब हमें आउटपुट मिलेगा तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप लेगा। मतलब अगर बेस पर हमने 5 वोल्ट या 4.9 वोल्ट हम देते हैं तो कलेक्टर पर हमें कितना वोल्ट मिलेगा, यानी कि 4.2, यानी कि 0.7 वोल्ट हमें कम मिली।
क्यों कम मिली? क्योंकि दरमियान में एक डायोड लगा हुआ है और डायोड से जो भी करंट गुजरता है तो हमें 0.7 वोल्ट कम मिलेगा। यानी कि कलेक्टर पर अगर हमें 4.2 वोल्ट चाहिए तो बेस पर हमें एक मॉसफेट 4.9 वोल्ट देगा। अगर हमें 4.1 वोल्ट चाहिए कलेक्टर पर तो बेस पर हमें 4.8 वोल्ट देना पड़ेगा। अगर हमें 4.0 वोल्ट चाहिए कलेक्टर पर तो बेस पर हमें 4.7 वोल्ट देना पड़ेगा। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक बैटरी लिया है, इसके ऊपर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए परसेंटेज दिए हैं। ऐसा ही समझो कि अगर आपकी बैटरी 20% है तो पावर आईसी को पता चल जाता है कि मतलूबा बैटरी 20% है, क्योंकि बैटरी का जो आईडी वाला लाइन है वो सीधा गया है पावर आईसी के अंदर और पावर आईसी सीपीयू को कंट्रोल करता है। तो इसी वजह से पावर आईसी को पता चल जाता है कि मतलूबा बैटरी 20% है। वैसे परसेंटेज तो हमें शो करवा रहा है, दरअसल पावर आईसी वोल्टेज से पता लगाता है कि मतलूबा बैटरी के अंदर कितनी वोल्टेज बाकी है। वोल्टेज के हिसाब से करंट कम या ज्यादा देता है। चलो मैं आप लोगों को परसेंटेज के हिसाब से समझाता हूँ, ये थोड़ा आसान रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं बैटरी 20% है तो कलेक्टर पर हमें 4.2 वोल्ट मिल रहा है। कुछ देर के लिए हम समझ लेते हैं कि अब यहाँ पर हो गई हमारी बैटरी 40% तो कलेक्टर पर हमें मिलेगा 4.1 वोल्ट। जैसा जैसा बैटरी फुल होती जा रही है कलेक्टर पर हमें वोल्ट कम मिलेगा। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि जब हमारी बैटरी फुल होने के करीब होती है तो आपने इस तरह मीटर ज़रूर देखा होगा। पहले जब आप मोबाइल चार्ज पे लगाते हो तो आपको 1500 मिली एम्पेयर तक करंट शो हो सकता है, कुछ कम या ज़्यादा, लेकिन जैसा जैसा बैटरी फुल होती जा रही है चार्जर के एम्पेयर भी कम होती जा रही है और आखिरकार जब 100% बैटरी होती है तो आपको 0 एम्पेयर मिलेगा। यानी कलेक्टर पर आपको 0 एम्पेयर मिलेगा, क्योंकि पावर आईसी को पता चल जाता है कि अब हमारी बैटरी फुल है। यानी कि मॉसफेट का जो गेट होता है वो इतना ओपन होता है जितना वोल्ट हमें ज़रूरत हो। दोस्तों, इसके बाद जितनी भी सर्किट आएंगे चार्जिंग के हवाले से तकरीबन इनके करीब ही होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होगा। मैं ये नहीं कहता कि सेम टू सेम इस तरह होगा, लेकिन वर्क तकरीबन इस तरह ही करेगा। इसके बाद जो भी सर्किट आएगा मैं टू द पॉइंट बात करूँगा। कहने का मतलब ये है कि इस सर्किट के अंदर मैंने बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग बहुत इजी सीख सकते हो। इसी वजह से मैंने आसान बनाया है। थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको सही तरीके से रीड करो। मुझे उम्मीद है कि एक मॉसफेट और ट्रांजिस्टर की बाइसिंग थोड़ा बहुत आप लोगों ने समझा होगा। अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसके बाद दोबारा हम अपनी टॉपिक पर जाते हैं और हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर के बाद सर्किट के अंदर हमारा कौन सा लाइन रह जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं एक ट्रांजिस्टर के बाद एक कैपेसिटर जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिर इसके बाद आई सेंस का लेन लगा हुआ है, यानी कि आई सेंस चार्जिंग सेंस, इसको चार्जिंग सेंस भी कहा जाता है। यानी कि इस लाइन से सीपीयू को पता चल जाता है कि हमारा चार्जिंग लोड पे कितना खर्च हो रहा है। दोस्तों, इसके बाद R22 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको करंट सेंस रेजिस्टर भी कहा जाता है। ये बैटरी और चार्जिंग का करंट जहाँ पे मिक्स होता है इसके दरमियान में लगाया जाता है। इसी वजह से इसको कहते हैं करंट सेंस रेजिस्टर। यानी कि इस साइड पर अगर हम मीटर से चेक करें तो हमें चार्जिंग के वोल्टेज मिलेंगे और इस साइड पर बैटरी के वोल्टेज और दरमियान में ये रेजिस्टर। इसी वजह से इसको करंट सेंस रेजिस्टर कहा जाता है। और इसके बाद बैट सेंस यानी बैटरी सेंस, यानी कि चार्जिंग सेंस और बैट सेंस का लेन जब लग जाता है तो पावर आईसी को पता चल जाता है कि लोड कितने एम्पेयर पे काम कर रहा है और हमें कितने वोल्टेज से इसको चार्ज करना है। इसके बाद हम देख लेते हैं BSI लाइन, इसके दरमियान भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है,
1K से लेकर 100K तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे पावर आईसी पर, यानी कि ये अलग अलग फ़ोन के हैं। कोई फ़ोन के अंदर 1K भी हो सकता है, 10K भी हो सकता है, 100K भी हो सकता है। आजकल जो नए फ़ोन आ रहे हैं इसके अंदर एक डिवाइडर सर्किट बना के थर्मल लेन भी ऐड किया गया है, जिसके अंदर NTC रजिस्टर का यूज़ करके थर्मल लाइन बनाया जाता है। यानी कि अगर ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए या इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसकी वैल्यू अप या डाउन हो जाती है तो आपका फ़ोन ऑन ही नहीं होगा, या ऑन तो होगा बट चार्जिंग के दौरान कोई ना कोई एरर देगा और आपको टेम्परेचर टू हाई या टेम्परेचर टू लो या बैटरी एम्प्टी का एरर भी शो कर सकता है। यानी डिपेंड करता है हमारे फ़ोन पर कि इसके अंदर किस तरह प्रोग्रामिंग किया गया है। दोस्तों, हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। चलो एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोगों के ज़हन में बात सही तरीके से बैठ जाए। दोस्तों, MTK वाली जितनी भी सर्किटें होंगे चार्जर के हवाले से तकरीबन सब के सब इनके साथ मिलते जुलते होंगे। चलो यहाँ से मैंने दिया है एक 5 वोल्ट का पिन। सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है वो है फ्यूजिबल रेजिस्टर, इसके बाद इंडक्टर और इसके बाद जीनर डायोड और इसके बाद एक कैपेसिटर। ये 4 कंपोनेंट हो गए हमारे कंप्लीट। इसको आप OVP कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसके बाद 330K का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक 39K और ये वाला रेजिस्टर हमने कर दिया ग्राउंड। दरमियान में एक लेन हमने निकाला है जो सीधा गया है PMIC। इस लाइन को VCDT कहते हैं। ये चार्जिंग ट्रिगर के लिए होता है। इसके बाद एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो 1K से लेकर 10K का हो सकता है। इससे एक लाइन हमने दिया है गेट को और दूसरी लाइन पावर आईसी, यानी इस लाइन को चार्ज LDO आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद हमने PNP ट्रांजिस्टर लगाई है जिसको एक MOSFET कंट्रोल करता है और MOSFET को पावर आईसी। इसके बाद आई सेंस का लेन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये लेन सीधा गया है पावर आईसी। फिर एक R22 का रेजिस्टेंस जिसको हम करंट सेंस रेजिस्टर भी कह सकते हैं। इसके बाद विबेट लेन से हमने एक लेन निकाला है जो सीधा पावर आईसी से कनेक्ट है जिसको हम बैटरी सेंस लेन भी कह सकते हैं। और लास्ट में BSI लाइन। और इसके बाद आप देख रहे हैं लोड। इस लाइन से मोबाइल का सारा लोड काम करता है। पावर आईसी, CPU, eMMC, ग्राफिक सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, लाइट सेक्शन वगैरह वगैरह। यानी कि जब एक मोबाइल चार्ज होता है तो इसके अंदर CLK, LCD, eMMC, मेमोरी यानी eMMC और CPU सब एक ही टाइम काम करेगा।